नमस्कार, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं मीडिया विजिल। मीडिया विजिल में हम लेकर आए हैं एक और एपिसोड जानना ज़रूरी है का। जानना ज़रूरी है क्योंकि हम एक नागरिक हैं और एक नागरिक के तौर पे हमारे लिए सवाल करना ज़रूरी है और सवाल करने की पहली शर्त क्या है कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो इस बार क्या जानना ज़रूरी है? इस बार जानना ज़रूरी है एक दावा, उसका सच और जिस शख्स के नाम से उस दावे का झूठ फैलाया जा रहा है उसका सच, और एक और शख्स के बारे में सच जो इस दावे इसको फैलाने की जो फेक न्यूज़ चल रही है वो जिस शख्स से जुड़ी है उसके और उस पूरी खबर के इर्द गिर्द आगे पीछे है, लेकिन आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लगातार पिछले 2-3 रोज़ से फैलती हुई एक फेक न्यूज़ की, जिसमें कहा जा रहा है कि नोबेल पीस प्राइज़ की कमेटी के डिप्टी चेयरपर्सन ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार के नोबेल पीस प्राइज़ के दावेदार हैं, या नोबेल पीस प्राइज़ के एक तगड़े दावेदार हैं, उनकी दावेदारी मजबूत है। दिलचस्प बात क्या है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तमाम टीवी चैनल्स जो इंटरव्यू चला रहे हैं उसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अलग अलग मीडिया ने ये इंटरव्यू चलाते हुए उसकी हेडलाइन में और ख़बरों में दावा किया, हेडलाइंस में दावा किया, थंबनेल में दावा किया, ट्वीट्स में दावा किया कि उन्होंने ऐसा कहा है। किन्होंने? अस्लेटोया। अस्लेटोया की स्पेलिंग अंग्रेजी में है ASLETOJE, कहा जाता है अस्लेटोया। अस्लेटोया नॉर्वे के रहने वाले हैं। नॉर्वे में ही जो है नोबेल पीस प्राइज़ की कमेटी है, नॉर्वे का ही पुरस्कार है। तो अस्लेटोया भारत के भ्रमण पर है, भारत के दौरे पर है, यहाँ पर वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन पहले ये फेक न्यूज़ किस तरह से इस बार मेन स्ट्रीम मीडिया ने, गोदी मीडिया ने फैलाई, एक बार उसका भी दर्शन जो है आप कर लीजिए। दिलचस्प बात यह है कि इसका खंडन किए बिना, माफ़ी मांगे बिना ये ट्वीट्स हटा ली गई, लेकिन बड़े पैमाने पे मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये फेक न्यूज़ फैलाई। उन्होंने अपने किसी इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं अस्लेटोया हैं कौन, क्योंकि अस्लेटोया की बहुत चर्चा चल रही है। नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी के जो है वो डेप्यूटी चेयरपर्सन है। उनके बारे में जो लोग जानते हैं, जो लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में जानते हैं, खासतौर पे यूरोप की राजनीति के बारे में और स्कैंडिनेवियन देशों के बारे में जानकारी रखते हैं, वो जानते होंगे। उनमें से कुछ ने पढ़ा होगा, कुछ ने अस्लेटोया को सुना होगा, उनको पता होगा कि टोया की विचारधारा क्या है। क्या है टोया की विचारधारा? वेस्ट की भाषा में कहें तो वो एक कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव यानी कि जो कंजर्वेटिज्म की विचारधारा के अनुयायी हैं। अब ये क्या होता है? तो वो लगभग उसी विचारधारा से आते हैं जो एक राइट विंग या कई बार फार राइट विंग की विचारधारा दुनिया में होती है। वही विचारधारा लगभग जो देश में, भारत में सत्ताधारी पार्टी की विचारधारा है, या वो उसको एक प्रचारित प्रसारित राजनीतिक मूल्य के तौर पे इस्तेमाल करती है। यानी कि राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पारंपरिक मूल्य, धर्म और पुरानी राजशाही, इन सब का समर्थन करना और उसके आधार पर बनने वाले एक तरह की नेशनलिटी वाले देश का समर्थन करना, उसकी बात करना। नॉर्वे में आपको हम बता दें आंशिक राजशाही एक तरह से मोनार्की है, जो पार्लियामेंट्री मोनार्की, यानी कि चुनाव भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी चुना जाता है, संसद भी है, सारे काम अमूमन वही करती है, पर नॉर्वे में राजा है। तो अस्लेटोया कौन है? अस्लेटोया नोबेल पीस प्राइज कमेटी में कैसे पहुंचे? तो अस्लेटोया के बारे में अगर यूरोपियन मीडिया की बात को समझें और उनके बयानों को अगर हम पढ़ें तो अस्लेटोया लगभग वैसा ही एक चेहरा है जैसे चेहरे को भारत में कोई जो है दक्षिणपंथी पार्टी, खासतौर पे भाजपा जो है वो आधुनिक दुनिया में पेश करती है। आनंद रंगनाथन हो गए जैसे, या उस तरह के और लोग हो गए, यानी कि वो बुद्धिजीवी दिखते हो और अच्छी राजनीतिक भाषा में बात करते हो, पुरानी रूढ़ियों का कभी कभी विरोध भी कर देते हो, यानी कि अंदर से वही हो पर ऊपर से इंटेलेक्चुअल दिखें। वैसे ही अस्लेटोया है। और असले बहुत सारी बात बोलते रहे हैं, पर उनके लेखन में, उनके बयानों में बहुत सारी चीज़ें कुछ और भी झलकती रही हैं। उनके लेख, उनके पेपर्स, अगर आप इंटरनेट पे जाएं, उनके रिसर्च पेपर्स ढूंढ लें तो आपको वहाँ पर भी कुछ कुछ कंटेंट मिलेगा पढ़ने को उनके लेखों के बारे में, जिसमें से इस्लाम को लेकर भी उनके लेख हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विवादित या आपत्तिजनक हो सकती हैं। एक विवाद की ओर चले जाते हैं। साल 2013 में अस्लेटोया जब नोबेल इंस्टीट्यूट जो है उसके रिसर्च डायरेक्टर थे, उस समय उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ जो दिया गया था उसकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े कर दिए गए थे। 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया और उसको लेकर उन्होंने आलोचना की या उन्होंने इसको विवादित बताया। दिलचस्प बात क्या है
जिस वजह से वो इसकी आलोचना कर रहे थे वो वजह पीस प्राइज से ना जुड़ी होके आर्थिक मामलों पे यूरोपियन यूनियन की आलोचना से ज़्यादा जुड़ी थी। इसके अलावा वो मिलिट्री की जो ताकत है, स्ट्रेंथन करना है उसको, इनका भी समर्थन लगातार करते दिखे हैं। मज़े की बात है वो नोबेल पीस प्राइज़ की कमेटी के डेप्यूटी चेयरपर्सन हैं। उसके बाद जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी के उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए। सवाल आता है कि नियुक्ति कैसे हुई? अब यहाँ से सामने आता है पूंजी, पूंजीवाद और पूंजीपतियों का खेल और उनका राजनैतिक गठजोड़। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया में कई बार लिबरल और दक्षिणपंथी एक ही मेज़ पे खाना खाते दिखते हैं, बल्कि कई बार बहुत सारे सोशलिस्ट लेफ्ट के लोग भी इस दावत का मजा उड़ाने के लिए आ जाते हैं। ऐसा ही मामला असले टोया का भी है। असले टोया की नियुक्ति का समर्थन न केवल सत्ताधारी लेबर पार्टी ने किया, बल्कि वहां पे और भी पार्टियों ने एक मत से असले टोया की नियुक्ति का समर्थन कर दिया। ये कैसे हुआ इसको आपको हम बताएंगे, लेकिन टोया की विचारधारा जो है या उनकी जो इमेज है वेस्ट में, यूरोप में, उसको समझने के लिए अगर हम जो है एक रिसर्च पेपर की टिप्पणी पे जाते हैं जिसमें बात की जा रही है कि इकोसिस्टम जो है वो जो फार राइट है उसका इकोसिस्टम किस तरह से काम करता है, तो अगर हम उस इकोसिस्टम को समझने जाएंगे तो असले टोया के लिए टिप्पणी करते हुए CES यूरोप जो है वो अपने एक पेपर में, अपनी एक रिपोर्ट में कहता है कि असले टोया इज द इंटेलेक्चुअल एलिबाई ऑफ पॉपुलिस्ट राइट इन नॉर्वे। यानी कि असले टोया जो है वो नॉर्वे में पॉपुलिस्ट राइट जो है, पॉपुलिस्ट दक्षिणपंथी जो है, उनके समर्थक या उनके गवाह हैं, एलिबाई है। ही इज कैम्ब्रिज एजुकेटेड political scientist who was appointed by the Progress Party to the Norwegian Nobel Peace Prize Committee। वो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए एक राजनीति विज्ञानी हैं जिनकी नियुक्ति प्रोग्रेस पार्टी ने नॉर्वेजियन नोबेल पीस प्राइज कमेटी के लिए की। अब इसके पीछे फार राइट और फार राइट के साथ जो पूंजीपतियों का गठजोड़ है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कहीं भी दक्षिणपंथ के उभार के पीछे पूंजीपति वर्ग हमेशा होगा। और दक्षिणपंथियों के लिए, क्योंकि दक्षिणपंथी ताकतों के लिए जनता और समानता जैसे मुद्दे आमतौर पे पीछे होते हैं और इसलिए पूंजीपति उनके कुदरती सहयोगी या एलाई बन जाते हैं। और इसलिए दुनिया में जहाँ भी आपको राइज ऑफ राइट दिखाई दे वहाँ आपको उस सत्ता का कॉरपोरेट से या पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से सीधा गठजोड़ दिखाई देगा। वो हिटलर का मामला भी हो सकता है और किसी और का भी। और इसी पूंजीपतियों और सत्ता के गठजोड़ को राजनीति विज्ञान की भाषा में जो अलोकतांत्रिक धार्मिक और राष्ट्रवादी सत्ता का गठजोड़ है पूंजीपतियों से, उसी को आसान भाषा में फासीवाद कहते हैं। टोया के मामले में भी ऐसा है। टोया का संबंध रीसेट जो एक अखबार था जो फिलहाल दिसंबर 2022 में बंद हो गया, उसके पीछे खड़े कॉरपोरेट अरबपतियों से उनका संबंध बताया जाता है। उनके बहुत निजी दोस्त जो हैं वो, उनका नाम है क्रिश्चियन मिकेल डोबलोग, और डोबलोग जो हैं वो उद्योगपति हैं, HRS इन्वेस्टर हैं और ये एक बिलियनर्स का समूह है दुनिया का, यूरोप का खास तौर पे, जो दरअसल सत्ता में दक्षिणपंथी कई बार फार राइट की वापसी चाहता है और वो जो मूल्य हैं बराबरी के, उनसे निजात चाहता है और पारंपरिक मूल्यों की बात करता है। टोया का अपने एक बयान में टोया प्रवासी समस्या जो है, जो माइग्रेंट्स की समस्या है, उस पर 2015 की समस्या पर एक नॉवेल पढ़ने की सलाह देते हैं। उस नॉवेल का नाम है कैंप ऑफ सेंट्स, जिसके लेखक हैं जीन रॉस्पेल। और दिलचस्प क्या है, ये ना केवल बहुत ही धुर दक्षिणपंथी एक नॉवेल है, ये बहुत रेसिस्ट नॉवेल ही माना जाता है। और इस नॉवेल को पढ़ने की वो सलाह देते हैं माइग्रेंट्स की समस्या को समझने के लिए। तो कुल मिला के उनकी पूरी छवि और उनके अब तक के बयान और तमाम चीज़ें आपको बताएंगे अभी और भी चीज़ें, वो एक फार राइट की है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे होता यह है कि दरअसल भारत में जो सत्ताधारी पार्टी है उससे उनका एक कनेक्शन या उनकी एक दिलचस्पी और उनका एक जुड़ाव अपने आप है, क्योंकि ये सब लोग दुनिया में एक जैसी सत्ता चाहते हैं। अब सवाल लेकिन वही है कि नॉर्वे की संसद में नियुक्ति कैसे हुई? तो ये समझना होगा कि नॉर्वे भी उसी लिबरल डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है जो एक तो आज भी एक राजा बिठाए हुए है और लेफ्ट जो है राजनीतिक तौर पे होते हुए भी उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे बड़ी बात, लिबरल डेमोक्रेट्स और दक्षिणपंथी सब आर्थिक मामलों पे एक साथ हैं। तो साहब,
नॉर्वे की संसद में सभी दलों ने टोया की नियुक्ति का समर्थन किया। यानी कि सत्ताधारी लेबर पार्टी, विपक्ष, सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी ने तो उनको वाइज मैन तक कह दिया। तो खेल तो पूंजी का है। एक पार्टी का नाम हमने नहीं लिया, उसका नाम ले लेते हैं प्रोग्रेस पार्टी, जिसने उनको बाकायदा अपॉइंट किया उस कमेटी के लिए। प्रोग्रेस पार्टी को लेकर टोया ने अपने बयान में कहा है कि वो इस बात को लेकर गौरवान्वित हैं कि प्रोग्रेस पार्टी की इलेक्शन कमेटी ने खुद उनका नाम प्रपोज किया। प्रोग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है? दक्षिणपंथी विचारधारा। नॉर्वे की राइट विंग पार्टी वही विचारधारा है इस पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी की है। लगभग नौकरशाही को कम करने की बात करती है। याद कीजिए, मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस वाला नारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करती है, ओपन मार्केट की बात करती है, स्टेट की लिमिटेशन की बात करती है, नेशन स्टेट की बात करती है, कड़े कड़े कानून बनाने की बात करती है, पुलिस स्टेट टाइप, और सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी की बात करती है। सीए, एनआरसी से लेकर तमाम चीजें आपको ये सुनते हुए याद आई होंगी। राइट के साथ खड़ी है टोया। टोया क्या कहते हैं? बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं सामाजिक मुद्दों पर लेफ्ट में हूं और आर्थिक मुद्दों पर राइट में हूं। अब ये दिलचस्प बात इसलिए है क्योंकि टोया जैसे लोग आर्थिक मुद्दों को सामाजिक मुद्दों से अलग करके देखते हैं, जबकि सच क्या है? सच ये है कि आर्थिक मुद्दे सामाजिक मुद्दों से अलग नहीं है, कभी नहीं होते हैं। अर्थव्यवस्था के जो फैसले होते हैं, अगर वो पूंजीपति के हक में है तो समाज पे उसका असर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था के फैसले समाज को बदलते हैं, समाज की दिशा तय करते हैं। और दिलचस्प बात क्या है? प्रवासियों के मुद्दे पे टोया ने कहा कि एक समय नॉर्वेजियन मूल के लोग जो हैं वो माइनॉरिटी हो जाएंगे और प्रवासी जो हैं, जो माइग्रेंट्स जो हैं, वो मेजॉरिटी हो जाएंगे, बहुसंख्यक हो जाएंगे। अब इस बयान को भी मैच कराइए। आपने कहीं सुना होगा इस तरह का बयान, कभी बांग्लादेशी, कभी रोहिंग्या, कभी मुसलमान, इस तरह से ये भाषा किससे मिलती है सोचिएगा। तो इसलिए पीएम मोदी के लिए प्रेम जो है उनका, वो कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नरेंद्र मोदी को नोबेल पुरस्कार का दावेदार नहीं बताया। इसका वो खुद खंडन कर रहे हैं एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में, जिसमें वो क्लियरली कहते हैं कि ये फेक न्यूज़ है। दिलचस्प बात यह है कि इसको ना तो एएनआई ने प्रमोट किया, प्रसारित किया, ना ही टीवी चैनल्स ने, लेकिन ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर ने ये क्लिप जो है उस वीडियो में से ढूंढ के निकाल ली। National Peace and Understanding, and as a friend of the India Center Foundation, and I'm here in India to talk about geopolitics and development. That said, I am the deputy leader of the Nobel Committee. A fake news tweet was sent out, and I think that we should treat it as all fake news. It's fake. Let's not discuss it. Let's not give it energy or oxygen. I categorically deny that I said anything resembling what was in that tweet. खैर, जाते जाते एक और नाम जिसकी हमने बात की थी, जो इस सबके इर्द गिर्द घूमता है पर किसी को पता ही नहीं है। तो असले टोया को भारत बुलाया किसने? असले टोया को भारत जो है एक शख्स ने बुलाया है। नहीं, माफ कीजिएगा, भारत जो है एक ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया है जिसका नाम है इंडिया सेंटर फाउंडेशन। और उसने एक कार्यक्रम किया, इंडिया सेंटर फाउंडेशन ने। उस कार्यक्रम की, उस राउंड टेबल में ऑल्टरनेटिव आइडियाज, डेवलपमेंट और पीस के, उसको डिस्कस करने की राउंड टेबल में असले टोया को भारत बुलाया गया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर सवाल यह है कि इंडिया सेंटर फाउंडेशन किसका है, कौन है इसके पीछे? तो इंडिया सेंटर फाउंडेशन के चेयरपर्सन का नाम एक बार आपको बता देते हैं। इनका नाम है विभव कांत उपाध्याय। अब आप कहेंगे विभव कांत उपाध्याय कौन है? विभव कांत उपाध्याय के बारे में इनके अपने जो संगठन है उनके परिचय में इनको डेवलपमेंट लीडर कहा जाता है। अब डेवलपमेंट लीडर को सरल सहज भाषा में क्या कहते हैं ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि विकास का नायक किसी को भी कहना ये प्रधानमंत्री को शायद अच्छा ना लगे। डेवलपमेंट लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, अपने आप को खुद कहते हैं। ये दुनिया भर के तमाम नेताओं से, अलग अलग देशों के बड़े नेताओं से विभव कांत उपाध्याय के संपर्क हैं। काम धंधा एग्जैक्टली क्या करते हैं हम अभी तक नहीं पता कर पाए हैं, पर जापान के साथ जो बैंकिंग शुरू हुई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान की पहली यात्रा थी, शिंजो आबे से जो दोस्ती है, बताया जाता है, कहा जाता है कि उस सबके पीछे विभव कांत उपाध्याय हैं। एक और परिचय है जो आपको थोड़ा दिलचस्प लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी तो हैं ये, पर अगर आपको याद हो, राहुल गांधी ने एक तस्वीर जो है वो लोकसभा में लहराई थी नरेंद्र मोदी की, गौतम अडानी के साथ हवाई जहाज में। उसमें जो तीसरा शख्स था वो विभव कांत उपाध्याय है। विभव कांत उपाध्याय चेयरपर्सन है इस इंडिया सेंटर फाउंडेशन के, और उसने असले टोया को यहाँ बुलाया है
अब इसके आगे पीछे हम और कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतना कहना चाहते हैं कि नोबेल की दावेदारी वाली खबर एक फेक न्यूज़ थी, और बाकी जो कुछ हो रहा है वो तस्वीर आपने देखी ली स्क्रीन पे, वो आपकी समझ में खुद आना चाहिए हर चीज़ हम आखिर क्यों बोले। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया विजन को देखने के लिए। यूट्यूब पे हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, जितनी बड़ी संख्या में सब्सक्राइब करेंगे हम काम बेहतर कर पाएंगे। और फेसबुक पे हमको फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, और देखते रहिए, फिर लेकर आएंगे एक और एपिसोड जानना ज़रूरी है का। बहुत बहुत शुक्रिया।